गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 25 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और कल का पेपर आज आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो हमने डिस्कस किया था एजी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और वही क्वेश्चन मैं हूबहू आपके लिए ला रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ये चार स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला स्टेटमेंट और तीसरा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन डी है तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कोशिश करें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में हमें देने का। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ओके, पहला न्यूज़ जो है हमारे पास कि वार्ता के लिए नहीं माना, तो चीन अगर नहीं माना वार्ता से तो उसके बाद सैन्य विकल्प खुला हुआ है। एक तरह से भारत के जो है सीडीएस ने स्पष्ट तौर पे चीन को चेतावनी दे दी है कि या तो आप वार्ता से मान जाइए, अदरवाइज सैन्य विकल्प खुला हुआ है। हम सेना से हमला करके आपके जो सैनिक हमारे क्षेत्र में आ गए हैं उसे हम पीछे हटाने का काम करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे अधिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीडीएस के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीडीएस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीडीएस का पद जो है पिछले वर्ष 2019 में ही इसके पद का सृजन हुआ है। सीडीएस पद की रिकमेंडेशन सबसे पहले, सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। सीडीएस पद का सृजन का सिफारिश सबसे पहले कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंजन ने किया था, और उन्हीं के सिफारिश के आधार पे सीडीएस पद का सृजन किया गया था, राइट। और ये सृजन हुआ, रिकमेंडेशन किया है 1999 में और सृजन हुआ 2019 में, लगभग 20 वर्ष के बाद। कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के 20 वर्ष के बाद इस पद का सृजन किया गया। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। देखो यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो मूल एक्ट क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 में ये संशोधन करता है। ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बेसिक पॉइंट याद रख लेना। चलो बेसिक में डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 3 देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ माइनॉरिटी में है, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, ये अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं तो उसे नागरिकता मिलेगी। क्लियर है? 31 दिसंबर 2014 से पहले आना चाहिए और उसे प्रूव भी करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं। एक प्रोविज़न ये किया गया था, दूसरा भी एक प्रोविज़न किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम में। सेकंड प्रोविज़न था, वो था ओसीआई कार्ड धारक जो हैं उसके नियमों में कुछ कठोरता की गई थी। तो 2 बेसिकली अमेंडमेंट किया गया था। ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है, जाकर के एक बार फिर से देख लेना सीएए के बारे में। भाजपा विधायकों के विलय पे कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष पे छोड़ा फैसला। राजस्थान में 6 भाजपा के विधायक थे, यानी बहुजन समाजवादी के विधायक थे, और सारे के सारे विधायक जो है किस में शामिल हो गए? वो शामिल हो गए तो कांग्रेस में शामिल हो गए।
तो सारे के सारे विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या इस पे 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून नहीं लगता है? तो ये जाकर के आप पढ़ लेना कि दल बदल कानून का क्या क्या अपवाद है। अगर मान लो किसी दल का, अगर मान लो भाजपा का ही अगर एक विधायक सिर्फ कांग्रेस में जाता, तो ऐसे कंडीशन में उसे दल बदल कानून का सामना करना पड़ता और उसकी सदस्यता जा सकती थी। लेकिन सारे के सारे विधायक अगर चले गए हैं तो फिर उस पर कोई दल बदल कानून नहीं लगता है। दल बदल कानून का ये अपवाद है। दल बदल कानून का ये अगर आपको आलोचना करना होगा तो आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए, एक विधायक के लिए, एक सांसद के लिए दल बदल कानून भले ही लागू होता है, लेकिन सांसदों के समूह के लिए लागू नहीं होता है। एक व्यक्ति के लिए लागू होता है, समूह के लिए लागू नहीं होता। तो जाकर के अपने नोट में, अपने लक्ष्मीकांत की किताब में पढ़ लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव गिरा है किसके खिलाफ? तो केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ। इंपॉर्टेंट नहीं है किसके खिलाफ गिरा है, इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में टोटल डिटेल जानकारी आपको मिलेगी लक्ष्मीकांत बुक में, आप जाकर के वहीं से पढ़ लेना। देखो थोड़ा सा आपको खुद भी रिसर्च करना होगा, खुद आपको पढ़ना है, खुद आपको रिसर्च करना होगा, थोड़ा सा आपको इंटरनेट का भी सहारा लेना चाहिए। इस न्यूज़ को भी आप एक बार देख सकते हैं। और ये वही व्यक्ति हैं बेयर ग्रिल्स, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वही व्यक्ति है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जंगल की सैर करवाई थी। ये व्यक्ति वही हैं बेयर ग्रिल्स जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सैर करवाई थी। किसकी? तो जंगल की सैर करवाई थी। और वर्तमान में ये अक्षय कुमार को सैर करवा रहे हैं। संभव है पर्यावरण रक्षा संग आर्थिक विकास। जब तक आप सर्विस में रहेंगे तब तक आपको एक मुद्दे का सामना करना होगा। अगर मान लो आप सर्विस में हो, आप एसडीएम बन गए हो, आप डीएसपी बन गए हो, आप आईएएस बन गए हो, आप आईपीएस बन गए हो, एक मुद्दा का लगातार सामना करना पड़ता है और वो करना होता है एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। आपको क्या चाहिए? पर्यावरण चाहिए या आपको विकास चाहिए? लगातार डिस्प्यूट होता है कि पर्यावरण या विकास, दोनों ही जरूरी हैं। और यहाँ जो राइटर हैं भरत झुनझुनवाला काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे राइटर हैं, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं। मैंने कहा है कि जब भी इनका एडिटोरियल आए प्रयास करो उसको पूरा पढ़ने का। तो इसी डिस्प्यूट को लेकर के भारत सरकार ने हाल फिलहाल में, आपको पता होगा, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया। क्या होता है EIA? EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक ड्राफ्ट 2020 भारत सरकार यानी पर्यावरण मंत्री या पर्यावरण मिनिस्ट्री ने जारी किया। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA। EIA क्या होता है? जब मान लो एक इंडस्ट्रीज किसी पर्टिकुलर जगह पे लगती है, और बड़ी इंडस्ट्रीज लगती है नॉर्मली, या मान लो कहीं पे जल विद्युत परियोजना लगा, तो यहाँ पे मान लो ये जल विद्युत परियोजना लगने वाले हैं, तो लगने से पहले जो है यहाँ पे इम्पैक्ट एक एसेस किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पर्यावरणविद के द्वारा, कि अगर मान लो कि ये परियोजना अगर यहाँ पे लगेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे उसका वहाँ के नदी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका वहाँ की वायु पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है कि एनवायरनमेंट पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा, जल पे क्या इम्पैक्ट होगा, धरती पे क्या इम्पैक्ट होगा, वायु पे क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे इम्पैक्ट को एसेस किया जाता है, इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है, इम्पैक्ट की चर्चा की जाती है पहले, और उसके बाद इसे परियोजना को स्वीकृति दिया जाता है। पहले पूरा इम्पैक्ट पे चर्चा किया जाता है कि कौन सा उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद इस पर मंजूरी दिया जाता है कि हाँ आप लगा सकते हैं प्लांट। अगर लगेगा
सरकार को कि ये जो प्लांट लग रहा है उससे लोगों की स्थिति खराब हो सकती है, इन्वायरमेंट अधिक प्रदूषित हो सकता है, तो उसके बाद प्लांट लगाने की परमिशन उसे नहीं मिलेगी। तो ये एक ड्राफ्ट अभी तक आया है 2020 में, कुछ दिन पहले ड्राफ्ट आया। इससे पहले 2006 में ड्राफ्ट आया था, उसमें 2006 के ड्राफ्ट में कुछ परिवर्तन करके इस बार ड्राफ्ट लाया गया है। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 1978-79 में, 1978-79 में। इसकी शुरुआत इस समय में हुई थी जब भारत में नदी घाटी परियोजना काफ़ी हद तक लगाया जा रहा था। तो उसके बाद इसकी शुरुआत हुई कि किस तरह से नदी घाटी परियोजना चल रही है, तो क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा और क्या नेगेटिव पॉइंट होगा, उसको एसेस किया जाता था उस समय में। 1978-79 में इसकी बेसिकली शुरुआत हुई थी। लेकिन जो इसकी विधिवत शुरुआत हुई है, मतलब एक एक्ट बना के शुरुआत हुई है, वो हुई है 1994 में। आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया, और इसी सम्मेलन के बाद यूनेप की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, जिसका आपको हेडक्वार्टर केनिया में पड़ता है। केनिया के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। तो 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, उसका भारत एक सिग्नेटरी है, यानी हस्ताक्षरकर्ता देश है। उसी के बाद भारत सरकार ने जल प्रदूषण एक्ट लाया 1974 में। 1981 में वायु प्रदूषण एक्ट आया था, और उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, और इसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1994 में EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लाया गया, पर्यावरण प्रभाव आकलन, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी नॉर्मली आपसे पूछ देगा कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन किस एक्ट के तहत लाया गया है, तो ये याद रख लेना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही इसे अधिसूचित किया गया। अब देखो, ये तो बेसिक पॉइंट था। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या है, भरत झुनझुनवाला जी का क्या कहना है। उनका 2 केस स्टडी उन्होंने बताया। पहला केस स्टडी बताया है उन्होंने कोटली भाल जल विद्युत परियोजना का। कोटली भाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, देवप्रयाग में है। इससे प्रति वर्ष जो है हमें लाभ होता है 155 करोड़ रुपए का, और हानि कितना होता है, लगभग 931 करोड़ रुपए का। तो यहाँ का लाभ मेजर किया गया है 155 करोड़ होता है प्रत्येक वर्ष, हानि होता है 931 करोड़ रुपए। यानी ओवरऑल इस परियोजना से भारत सरकार को नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। दूसरा जो केस स्टडी कहा गया इनके द्वारा, वो कहा गया तमिलनाडु में मेदांता ग्रुप का तांबा फैक्ट्री था, जो तमिलनाडु के तूतीकोरन में था। तो ये तांबा फैक्ट्री काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ था। ये कोर्ट के आदेश पे बंद किया गया। तो एक तरफ जल विद्युत परियोजना जिससे भारत सरकार को हानि हो रही है, उसे आप बंद नहीं किए हैं, और दूसरी तरफ तांबा फैक्ट्री जिससे भारत सरकार को लाभ हो रहा है, उसे आप बंद कर दिए हैं। तो कैसे कैसे लाभ हो रहा है इस मेदांता ग्रुप के तांबा फैक्ट्री से? 4 लाख टन कॉपर यहाँ पे बनता है। देश में जितना टोटल कॉपर का उत्पादन होता है, उसमें 40% कॉपर का उत्पादन इसी प्लांट से होता है। 5000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पे रोजगार देते हैं, और 17,000 लोगों के अप्रत्यक्ष तौर पे आप रोजगार देते हैं ये प्लांट। आधा प्रोडक्शन जितना यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यानी 4 लाख टन जो प्रोडक्शन होता है, उसमें 2 लाख टन जो है ये विदेशों में निर्यात कर देते हैं। तो हमें फॉरेक्स रिजर्व की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो राइटर का कहना है कि कोर्ट जो डिसीजन दे रही है, एक तरफ पे जो परियोजना हमारे लिए हानिकारक हो रहा है उसे आप रख रहे हैं, और जो हमारे लिए पॉजिटिव में है, लाभकारी है, जिससे हम फॉरेक्स रिजर्व की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस प्लांट के बंद होने से हमें तांबा विदेशों से आयात करना पड़ सकता है, उसको आप चला रहे हैं। तो ये विडंबना की स्थिति है। तो ठीक है, क्लियर है।
कि जो जहाँ पे हमें हानि हो रही है उसको सरकार ने जो है उसको सरकार चला रही है, और जो लाभकारी परियोजना है उसको सरकार बंद कर रही है, या कह सकता है कि हाईकोर्ट ने आदेश पे बंद किया गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट इन्होंने बताया है कि क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट कि अदालतों में जो लेट लतीफ़ी डिसीजन होता है उसको बंद किया जाना चाहिए। एक डिसीजन देने में अदालत को 10 वर्ष का समय लग जाता है, 15 वर्ष का समय लग जाता है, इसको बंद किया जाना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपको परमिशन देना है तो आप उसे इमीडिएटली परमिशन दीजिए, और आपको बंद करना है तो भी आप उसे इमीडिएटली बंद कीजिए। मान लो किसी पश्चिमी घाट में मान लो अगर कोई प्लांट लग रहा है और वहाँ के पर्यावरण को वो नुकसान दे रही है, तो राजस्थान में आकर के वो प्लांट लगा लेगा। तो आप चूँकि उसे परमिशन देने में काफ़ी समय लगाते हैं, इसलिए जो है देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। तो आपको परमिशन देना है तो इमीडिएट दीजिए, आपको बंद करवाना है तो इमीडिएट कीजिए, जो करना है कोर्ट आप इमीडिएट कीजिए। उसके साथ साथ कहा गया है कि सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीशों से बात करें और आर्थिक मामलों से जुड़े हुए मामले का समाधान करें। भारत सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो भी आर्थिक मामला से जुड़ा हुआ पर्यावरण फैक्ट्री है या प्लांट है उस पर आप जो है इमीडिएट उसका सॉल्यूशन कीजिए, इमीडिएट समाधान कीजिए। सरकार को एनजीटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को वृद्धि करनी चाहिए। संसद के माध्यम से हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को वृद्धि किया जा सकता है और हमें यह करना चाहिए। न्यायपालिका में कार्य करने की संख्या, कार्य दिवस में भी वृद्धि होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक अध्ययन के अनुसार 365 दिन में सुप्रीम कोर्ट में 190 दिन काम होता है, हाई कोर्ट में 232 दिन काम होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 244 दिन काम होता है। तीनों ही जगह कम से कम 280 दिन काम होना चाहिए। हमारे पास मुकदमा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मुकदमा देश के न्यायालय में लंबित है और न्यायपालिका काम कम कर रही है। ऐसे कंडीशन में हमें कार्य दिवस बढ़ाना होगा, 280 दिन मिनिमम काम करना होगा, तभी जाकर के हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, एक बार खुद से भी पढ़ लेना इसको, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको जाकर के एक बार खुद से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको ये भी है, भारत और चीन की तुलना किया गया है कि किस चीज़ में भारत आ गया और किस चीज़ में चीन हमसे आ गया। भारत नेपाल के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते, नेपाल को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट क्या है भारत और नेपाल के बीच में, कि दोनों के बीच में भौगोलिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है और आर्थिक संबंध है। लंबे समय से हमारे के बीच में संबंध चल रहे हैं। भारत नेपाल हिंदू और बौद्ध संदर्भ में जो है समान संबंध को साझा करते हैं। दोनों ही जगह हिंदू और बौद्ध कल्चर है और भगवान बुद्ध का जन्म जो है इनफैक्ट नेपाल में ही हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में पड़ता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो निर्माण हुआ था, उसे जो मृत्यु हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो इंडिया में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। 1950 से दोनों के बीच में मित्रता संधि है, जहां पे हमें नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है और नेपाल के लोगों को भी इंडिया आने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो 3 तरफ भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है, या मैं कहूँ चीन से घिरा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जितने भी रास्ता चाहिए, ट्रांसपोर्ट का रास्ता चाहिए, विदेशी व्यापार करना चाहिए, हमने, इंडिया ने उन्हें हर एक रास्ता दिया है। हमने पश्चिम बंगाल का पोर्ट भी उन्हें दिया है कि कोई भी उन्हें व्यापार करना होगा तो पश्चिम बंगाल के पोर्ट से कर सकते हैं। नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण का काम भारत सरकार कर रही है या भारत की सेना कर रही है। नेपाल का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत जो है पर्यटन है और उसी पर्यटन को, सबसे अधिक पर्यटन नेपाल में जाते हैं, भारत से जाते हैं, और उसी पर्यटन का पार्ट है रामायण सर्किट को डेवलप करना। रामायण सर्किट डेवलप कर रहे हैं, हमने इसमें नेपाल को भी शामिल किया है। नेपाल इसमें शामिल होगा तो क्या होगा कि नेपाल में भी पर्यटन बढ़ेगा। भगवान राम से जुड़े हुए स्थल जो जनकपुर नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, नेपाल को रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, BRI, इसे BRI भी कहा जाता है, इसे ओवर भी कहा जाता है। चीन का इनिशिएटिव है, भारत इसका विरोध कर रहा है।
बावजूद इसके नेपाल इसमें शामिल हो गया। नेपाल नेपाल के स्कूल में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ाया जाता है और निश्चित तौर पे ये भारत और नेपाल के बीच में विवाद का पक्ष है। मंदारिन लैंग्वेज चीनी भाषा है जो नेपाल के स्कूल में पढ़ाया जाता है और यह भाषा का जो खर्चा है पढ़ाने का वो चीन के द्वारा बेयर किया जाता है। मधेसी समुदाय को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है और हाल फिलहाल में काला पानी लिम्पियाथुरा को लेकर के भी भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ संबंध हमने चर्चा किया है, बाकी जाकर के इसमें पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, 2-3 पॉइंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। एक तो 1950 की संधि के बारे में दिया हुआ और दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा रामायण सर्किट के बारे में, जो 2018 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेपाल गए थे तो उन्होंने कमिट किया था और उसी के कमिटमेंट के बाद रामायण सर्किट को नेपाल से जोड़ा जा रहा है। एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं और एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं। डीएफसी पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने कई बार चर्चा किया, नेट पे जाकर सर्च कर लेना। 2 डीएफसी है, एक डीएफसी डीएमआईसी है। डीएफसी यानी होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखो डीएमआईसी क्या हुआ, दिल्ली से मुंबई के बीच में जो जगह है इसको कनेक्ट किया जाएगा रेलवे के माध्यम से और यहाँ ये जो कॉरिडोर होगा ये बेसिकली पूरी तरह से यहाँ पे जो होगा वो मालों की आवाजाही होगा। यानी मान लो हमें विश्व के किसी भी बाज़ार में अगर कोई सामान भेजना है तो दिल्ली के आसपास का लोकेशन वो यहाँ पे जो है अपना सामान लोड करेंगे और सीधे ये मुंबई के जेएनपीटी बंदरगाह पे जुटेगा और वहाँ से विश्व के देशों में सामान भेजा जाएगा। तो ये जो डेवलप किया जा रहा है ये डेवलप किया जा रहा है जापान के सहयोग से। तो इसी तरह से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके बारे में जाकर के नेट पे सर्च कर लेना, आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने भी कई बार डिस्कस किया है। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग से पहले सभी का बकाया जरूरी। देखो यहाँ पे चर्चा है। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ ऑलरेडी ये सारे के सारे पॉइंट, जैसे एजीआर हो गया, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। लेकिन आपको पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पेपर नहीं पढ़ोगे और सिर्फ मेरे एनालिसिस को देख कर आपको लगेगा कि आपका क्लियर हो जाएगा चीज़ें, तो आपका क्लियर नहीं होने वाला है। एटलीस्ट जिस न्यूज़ की मैं चर्चा करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, उसको जाकर के आपको पढ़ लेना चाहिए न्यूज़ पेपर से। और पेपर कहाँ मिलेगा आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। तो एजीआर के रिलेटेड ये न्यूज़ है। एजीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार चर्चा हो रहा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एक बार फिर से आप जाकर के देख लेना। आज हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अफगान वार्ता चर्चा को पाक पहुंचे तालिबान के प्रतिनिधि। आपको ये समझना होगा कि यूएसए जो है, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान कोऑर्डिनेट कर सकता है तालिबान को लेकर के, कोऑर्डिनेट कर सकता है। तालिबान क्या है? भारत के अनुसार तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। तालिबान क्या है? तालिबान जो है ये जो अफगानिस्तान का पार्ट है उसके 1/3 पार्ट पे जो है इस आतंकवादी संगठन ने कब्जा किया हुआ। अमेरिका निकलना चाहता है अफगानिस्तान से, इसलिए अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जो है एक शांति समझौता करवा देगा तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इस रूप से आप इसको एक बार समझ सकते हैं। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है।
देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बनाओगे ना तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, सही स्टेटमेंट को चूज करने से बढ़िया है आप किस तरह से गलत स्टेटमेंट को चूज करें। जैसे तीसरा स्टेटमेंट देखो आप कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का जो है सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता। बावजूद इसके उसको परमिशन है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किसी कमेटी का सदस्य बन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो ये अगर आपको याद है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो तीसरा अगर स्टेटमेंट गलत है, आपको सिर्फ ये जानकारी है तो बी होगा नहीं, सी होगा नहीं और डी होगा नहीं, आंसर आपको ए मिल जाएगा। यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।